हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में थर्ड यूनिट डिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फार्मूलाज को स्टडी करेंगे। इन फार्मूला से आप एकेटीयू सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में सभी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो डिफ्रैक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिलेटेड विद सिंगल स्लिट। तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन corresponding to nth order minima formed in diffraction pattern due to a single slit. This is given by theta equal to n lambda upon a. So a is the slit width and lambda is the wavelength of incident monochromatic beam. तो अगर आपको सिंगल स्लिट में कभी भी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा जाता है किसी nth ऑर्डर मिनिमा पर, so that angle of diffraction is given by theta equal to n lambda upon a, where lambda is the wavelength of incident light beam and a is the slit width. The angle of diffraction corresponding to nth order secondary maxima formed in diffraction pattern due to a single slit. This is theta equal to 2n plus 1 lambda upon 2a. तो अगर आपको कभी भी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा जाता है corresponding to nth order secondary maxima in a single slit, so this angle of diffraction is given by theta equal to 2n plus 1 lambda upon 2a, where lambda is the wavelength of incident light beam and a is the slit width. So with this formula you can find the angle of diffraction theta corresponding to nth order secondary maxima in a single slit of width a. The distance of nth order minima from the center of screen due to diffraction from single slit. This is given by xn equal to n lambda f upon a equal to n lambda capital D upon a. Here f is the focal length of convex lens and D is the distance of screen from the slit. कई बार जो है जब स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है तो हमें बीम को फोकस करने के लिए लेंस की जरूरत नहीं होती है। इस केस में ये फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट के फॉर्म में दिया जाता है एज एन लैम्डा डी अपॉन ए। और यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमें उस समय लेंस को लगाकर बीम्स को फोकस करना पड़ता है। सो इन दैट केस ये फॉर्मूला लेंस के फोकल लेंथ के टर्म्स में दिया जाता है एज एन लैम्डा एफ अपॉन ए। तो वी हैव टू सी कि न्यूमेरिकल में लेंस के टर्म्स में पूछ रहा है कि विदाउट लेंस पूछ रहा है, राइट। सो ये बोथ द फॉर्मूलाज आर फॉर द डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन ड्यू टू ए डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। तो अगर हमें किसी nth ऑर्डर मिनिमा का स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, so their distance is given by this formula. So n is the order of the minima, lambda is the wavelength of incident light beam, f is the focal length of convex lens, a is the slit width. This can be further written as n lambda capital D upon a. Here capital D is the distance of screen from slit. केवल इन दो फॉर्मूले में हमें डिफरेंशिएशन समझना चाहिए कि कब कौन सा लगेगा। यदि लेंस दिया हुआ है तो लेंस के फोकल लेंथ के टर्म्स में मेंशन होता है, और अगर लेंस नहीं दिया हुआ है और डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच में कम है तो ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट के डिस्टेंस में एक्सप्रेस्ड होता है। Then the distance of nth order secondary maxima from the center of screen due to diffraction from single slit. This is xn equal to 2n plus 1 lambda f upon 2a. This can be further written as 2n plus 1 lambda capital D upon 2a. तो अगर हमें nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस स्क्रीन के सेंटर से निकालना है तो ये डिस्टेंस इस फॉर्मूले से दिया जाता है। Here n is the order of the secondary maxima, lambda is the wavelength of incident light beam, f is the focal length of convex lens and a is the slit width. तो ये हमें अगेन वो दोनों तरह से ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ लेंस में तब लगता है जब लेंस दिया हुआ होता है। ठीक है, लेंस हम लगा रहे हैं बिटवीन दी स्लिट एंड द स्क्रीन क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो लेंस रिक्वायर्ड रहेगा बीम को फोकस कराने के लिए। लेकिन अगर डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच में कम है और लेंस की आवश्यकता नहीं है
तब हम स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज होता है। Then the angular width of principal maxima formed on the center of screen due to diffraction from single slit. अगर हमें principal maxima की angular width निकालनी है, so this angular width is given by theta equal to 2 lambda upon A. So lambda is the wavelength of incident light beam and A is the slit width. इस फॉर्मूले से हम principal maxima की angular width को निकाल सकते हैं। The linear width of principal maxima formed on the center of screen ड्यू टू डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट। अगर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ निकालनी है फ्रॉम द सेंटर ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सो दिस इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल टू 2 lambda f upon a. This can be further written as 2 lambda capital D upon A. Here lambda is the wavelength of incident light beam, f is the focal length of convex lens, and A is the slit width. Here capital D is the distance between slit एंड स्क्रीन। सो इस फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ को निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एंगुलर विड्थ पता है तो हमें सिर्फ एंगुलर विड्थ में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे हम जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ को निकाल सकते हैं। या अगर हमें लेंस नहीं दिया हुआ है तो हम इसमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन से एंगुलर विड्थ को मल्टीप्लाई करके लीनियर विड्थ निकालते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की। नाउ द कोइंसाइडिंग ऑर्डर्स n1 and n2 फॉर्म्ड बाय वेवलेंथ λ1 and λ2 एट द सेम पॉइंट ऑन द स्क्रीन। यदि हमें दो वेवलेंथ्स हमारे न्यूमेरिकल में दी हैं λ1 और λ2 और इन दोनों वेवलेंथ से n1 और n2 ऑर्डर के दो कोइंसाइडिंग मिनिमास या लाइंस बन रही हैं ये सेम पॉइंट, तो ये हमारा सिंपल वो है कि इस केस में क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे बन रही हैं तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन सेम रहेगा। तो अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दोनों के लिए सेम रहता है तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि n1 λ1 जो है वो n2 λ2 के इक्वल होता है। तो हमेशा ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमें ध्यान देना होगा कि जहां पर हमें न्यूमेरिकल में दो वेवलेंथ दी हैं λ1 और λ2 और उनसे बनाए गए कोई दो ऑर्डर्स n1 और n2 सेम पॉइंट पर बन रहे हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन सेम है, तो वहां पर हम उनको निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। देन दिस इज द डिफ्रैक्शन बिटवीन टू लाइट बीम्स फॉर्मिंग nth ऑर्डर लाइन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू डिफ्रैक्शन फ्रॉम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो अगर हमें एंगल ऑफ स्प्रेड या एंगुलर स्प्रेड निकालना है, राइट, ये हमारा एंगुलर स्प्रेड का फॉर्मूला होता है, ये भी अक्सर AKTU में एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। Angular spread between two light beams forming nth order line on the screen due to diffraction from diffraction grating. This is d theta equal to n λ2 minus λ1 upon a plus b. तो λ1 है wavelength of first light beam, λ2 है wavelength of second light beam और a plus b है grating element। तो अगर हमको कभी भी एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में nth ऑर्डर लाइन जो कि दो वेवलेंथ से सेम ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, λ1 और λ2 दो वेवलेंथ हमारी इंसिडेंट लाइट बीम में हैं और इन दोनों वेवलेंथ से nth ऑर्डर का हमारा लाइन बन रहा है। तो अगर nth ऑर्डर की लाइन बन रहा है तो इन दोनों वेवलेंथ से जो एंगुलर स्प्रेड होगा, क्योंकि nth ऑर्डर की लाइन जो इन दोनों वेवलेंथ से बनेगी वो सेम पॉइंट पे नहीं बनेगी। वेवलेंथ जितनी ज्यादा लॉन्ग होती है लाइन सेंटर से उतनी ज्यादा टूवर्ड्स एंड बनती है, और जितनी ज्यादा जैसे जैसे वेवलेंथ लंबी होती जाती है लाइन सेंटर से दूर चली जाती है टूवर्ड द सेंटर। तो अगर एक ही ऑर्डर की हम लाइन की बात कर रहे हैं, nth ऑर्डर की लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ दो है λ1 और λ2, तो इनकी दोनों की पोजीशंस अलग अलग होंगी। तो मान लीजिए λ1 से जो है एंगल बन रहा है θ1 और λ2 वाली वेवलेंथ से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बन रहा है θ2। तो θ2 माइनस θ1 जो होता है इसको एंगुलर स्प्रेड बोलते हैं। तो ये एंगुलर स्प्रेड जब निकालना होगा d थीटा, दिस इज गिवन बाय फॉर अ ग्रेटिंग n λ2 माइनस λ1 अपॉन a प्लस b। इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं न्यूमेरिकल में और एंगुलर स्प्रेड को निकाल सकते हैं। देन द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दिस इज गिवन बाय l इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। अगर आपको ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट पता है
तो ग्रेटिंग एलिमेंट को रेसिप्रोकल अगर आप ले लें 1/a+b, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है a+b का रेसिप्रोकल होगा 1/a+b, तो आप इससे नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हो पर यूनिट लेंथ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कितनी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ग्रेटिंग एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेना होता है। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कैपिटल N इक्वल टू L/a+b, वेयर L इज द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। जिस तरह से हमने नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ अगर निकाली है और वो 1/a+b है, नाउ अगर हमें ग्रेटिंग पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है कितनी है, और हम जानते हैं कि ग्रेटिंग की यूनिट लेंथ पर लाइन है 1/a+b, तो टोटल लेंथ अगर ग्रेटिंग की कैपिटल L है तो हम ग्रेटिंग पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस को निकालेंगे ग्रेटिंग की टोटल लेंथ से नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ की मल्टीप्लाई करके। ये बहुत सिंपल बात है। अगर आपको 1 मीटर में 1 cm में कितनी लाइंस हैं पता है, और आपको पता है ग्रेटिंग 5 सेंटीमीटर सपोज लंबी है, तो आप निकालना चाहते हैं तो इस 5 सेंटीमीटर ग्रेटिंग पे कुल कितनी लाइंस होंगी, तो आप अगर 1 सेंटीमीटर में जानते हैं कि इतनी लाइन है तो उससे 5 की गुणा करके आप निकाल सकते हैं कि ग्रेटिंग पर कितनी लाइंस होंगी। तो इस तरह से ग्रेटिंग की जो लेंथ है वो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से हम ग्रेटिंग की टोटल नंबर ऑफ लाइंस को निकाल पाते हैं L/a+b। नाउ द कई बार क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर निकालने को आती है। सो जो ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर होती है इसके दो फार्मूले होते हैं। रिजॉल्विंग पावर इज स्मॉल n इंटू कैपिटल N या लैम्डा मीन अपॉन डी लैम्डा। ये जो स्मॉल n इंटू कैपिटल N होता है ये ग्रेटिंग की एक्चुअली कैपेसिटी है नंबर ऑफ लाइंस को रिजॉल्व करने की फॉर nth ऑर्डर। स्मॉल n इज द ऑर्डर एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग, राइट। तो अगर हम ये निकालते हैं कि ग्रेटिंग की किसी स्मॉल nth ऑर्डर पर कितनी लाइंस को रिजॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो उसको कैपेसिटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं nn। तो ये हमारी ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर आती है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, स्मॉल n जैसे जैसे बढ़ेगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, यानी कि ग्रेटिंग की लाइंस को रिजॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब हम ये चेक करना है कि जो इंसिडेंट लाइट बीम हमने ग्रेटिंग के पे डाली है वो कोई एक वेवलेंथ की तो है नहीं, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ के कलेक्शंस हैं। तो इस तरह ओवरलैपिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं, ओवरलैपिंग प्रिंसिपल मैक्सिमास बनती हैं, बहुत सी करोड़ों प्रिंसिपल मैक्सिमा बनती हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा उतनी होंगी जितनी इंसिडेंट लाइट बीम में वेवलेंथ होती हैं, और ये सारी ओवरलैपिंग होती हैं। इस तरह से इन प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में लाइंस बनती हैं जो एक्चुअली मिनिमास होती हैं, राइट। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा को तो रिजॉल्व हम रेलेक क्राइटेरिया से करते हैं, और लाइंस को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो वो ग्रेटिंग करती है, मिनिमास को रिजॉल्व करती है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि मान लो एक लाइट बीम λ1 है और दूसरी लाइट बीम λ2 है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि λ1 और λ2 यदि ग्रेटिंग पे गिर रही है और इनसे कोई लाइन बन रही है किसी ऑर्डर में, तो क्या ग्रेटिंग उसे रिजॉल्व करेगी या नहीं करेगी, दिस में भी है क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस ऑर्डर में जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसमें ग्रेटिंग की पहले खुद की कैपेसिटी निकालनी है कि वो खुद कितनी लाइंस को रिजॉल्व कर सकती है। तो वो आप सेपरेटली निकाल लेंगे एज n इंटू एन। एन से आपको पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर में ग्रेटिंग की इतनी कैपेसिटी है। नाउ जब आपको न्यूमेरिकल में पूछ रहा है कि क्या जो वेवलेंथ दो गिर रही है वो कितनी लाइंस इसमें कितनी लाइंस को ग्रेटिंग रिजॉल्व करेगी, तो आपको λ1 और λ2 का एवरेज लेना होगा। एवरेज कैसे लेते हैं, λ1 प्लस λ2/2, ठीक। इससे आप लैम्डा मीन निकाल लेंगे, और फिर आपको इन दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस लेंगे बड़ी वाली वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ को घटाकर, λ2 माइनस λ1। तो जब मीन को आप डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो जो लाइंस ये आपके मिल रही हैं ये वो लाइंस हैं जो एक्चुअली उस ऑर्डर में λ1 और λ2 वाली वेवलेंथ बना रही हैं ग्रेटिंग से। अगर ये लाइंस ग्रेटिंग की कैपेसिटी से कम आती हैं तो ग्रेटिंग इनको रिजॉल्व करेगी। ग्रेटिंग की कैपेसिटी है nn, और जो लाइंस इंसिडेंट रेडिएशन बना रहा है वो है लैम्डा मीन बाय डी लैम्डा। तो अगर ये nn लैम्डा मीन बाय डी लैम्डा से ज्यादा आता है तो ग्रेटिंग रिजॉल्व करेगी क्योंकि बात उसकी कैपेसिटी के अंदर है। लेकिन अगर nn लैम्डा मीन बाय डी लैम्डा से कम है तो ग्रेटिंग रिजॉल्व नहीं करेगी क्योंकि बात उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, ज्यादा लाइन बन रही है और ग्रेटिंग की कैपेसिटी रिजॉल्व करने की कम है, तो वो उसको रिजॉल्व नहीं करेगी। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स में पहले उसकी कैपेसिटी देखनी होगी उस ऑर्डर पे वो कितनी लाइन बना सकती है, और फिर आपको जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिया है कि इतनी वेवलेंथ्स हैं इनसे कितनी बनेगी, उन्हें आपको सेपरेटली इस फॉर्मूले से वर्कआउट करना पड़ेगा लैम्डा मीन बाय डी लैम्डा से, और फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखना होगा
कि ये इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो रिजॉल्व करेगी, एन एन अगर लैम्डा मीन बाय डी लैम्डा से बड़ा है तो रिजॉल्व करेगी, और एन एन अगर लैम्डा मीन बाय डी लैम्डा से छोटा है तो रिजॉल्व नहीं करेगी।